हेलो एवरीवन। हम लोग HRDOB के PYQ का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में ही दो चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है, यही होता है इन जनरल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस ह्यूमन को कैसे हैंडल करता है और ह्यूमन इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को करने के लिए किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। The evolution of organizational behavior can be categorized into different parts. अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करे गए हैं। सबसे पहला है प्री साइंटिफिक एरा, फिर है क्लासिकल एरा, फिर है नियो क्लासिकल एरा, फिर है मॉडर्न एरा। प्री साइंटिफिक एरा में क्या है? 1880 से पहले के टाइम को डिनोट कर रहा है। क्लासिकल एरा 1880 से 1930 के टाइम को डिनोट कर रहा है। उसके बाद न्यू क्लासिकल एरा 1930 से 1950 का टाइम को डिनोट कर रहा है और मॉडर्न एरा 1950 के बाद के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्री साइंटिफिक एरा में क्या क्या हो रहा था। तो बहुत पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं होता था। मतलब कि कोई भी लोग किसी भी वर्क को कर रहा है, तो इसमें क्या होता था कि वर्कफोर्स तो बहुत लग रहा होता था, लेकिन उसका प्रॉपर जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोगों ने थ्योरी दिया और उसकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो समझते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहला थ्योरी दिए थे एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला था? डिवाइडिंग अप द जॉब्स या फिर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये बोला था कि लाइक मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो कोई ए जॉब में एक्सपर्ट है, तो उससे ए ही जॉब करवाया जाए, उससे बी जॉब नहीं करवाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई वाई पर्सन है, वो बी नाम के जॉब में एक्सपर्ट है, तो उससे बी जॉब ही करवाया जाए, उससे ए वाला जॉब नहीं करवाया जाए। तो इससे क्या होता था कि स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर वो वर्क को कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा इफिशिएंटली कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो अपना थ्योरी लाएं कि ऐसे ऐसे वर्क होना चाहिए जिसकी वजह से टाइम बच सकता है, फिर उसके बाद मनी बच सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरीके से जॉब को इफिशिएंटली करा भी जा सकता है। तो ये एडम स्मिथ का थ्योरी था, सबसे पहला थ्योरी। उसके बाद आया चार्ल्स बेबेज का थ्योरी। चार्ल्स बेबेज ने कुछ नहीं करा, बस एडम स्मिथ के थ्योरी में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। मतलब उनका भी यही था कि वर्क का जो है वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, उनके थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं। उनके थ्योरी में क्या था? इट शॉर्टेंस द टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न अ जॉब। ऑब्वियसली अगर कोई एक्सपर्ट होगा किसी जॉब को करने में, तो उसको अगर उसमें न्यू स्किल भी सीखना होगा तो उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, सेकेंड है इट लेसन द मटेरियल वेस्ट दैट अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि लाइक कोई एक स्किल्ड पर्सन होगा, तो वो जो स्किल में एक्सपर्ट है उसी स्किल में आगे सीख रहा है, तो उसमें क्या होगा? कोई भी मटेरियल वेस्ट जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से यही समझते हैं हम। तीसरा पॉइंट है इट मेक्स इट पॉसिबल टू डेवलप हाई स्किल लेवल्स। ऑब्वियसली ये सही बात है। नेक्स्ट है इट मेक्स इट पॉसिबल टू मोर केयरफुली मैच पीपल्स स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज टू पार्टिकुलर असाइनमेंट्स। ऑब्वियसली ये सेम चीज़ को ही बोल रहा है। मतलब एडम स्मिथ और चार्ल्स बेबेज क्या बोल रहे थे कि स्पेशलाइज्ड लोग स्पेशलाइज्ड वर्क को करेंगे। लाइक मतलब कोई भी पर्सन है जो कि किसी एक वर्क में स्पेशलाइज है तो वो उसी वर्क को करेगा। दूसरा पर्सन किसी दूसरे वर्क में स्पेशलाइज है तो वो उस वर्क को करेगा। ये था एडम स्मिथ और चार्ल्स बेबेज के का थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट आउन। वो क्या बोल रहे थे? बेसिकली पहले क्या होता था, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता था। तो रॉबर्ट ऑन जो थे वो पहले पर्सन थे जो कि कंपनीज के अगेंस्ट बोले और उन्होंने बोला कि अगर हम मशीनरी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो ह्यूमंस पे क्यों नहीं कर सकते हैं? ह्यूमंस पे भी हम खर्च कर सकते हैं ना, तो हम लोग चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग
जो बड़े होंगे, मतलब कि जो एक रिक्वायर्ड एज के ऊपर के लोग होंगे उनसे ही वर्क करवाएंगे। ये रॉबर्ट ऑन का कहना था। तो ये सारा जो थ्योरी था ये प्री साइंटिफिक एरा का थ्योरी था, मतलब साइंटिफिक एरा के पहले का थ्योरी था, मतलब 1880 के पहले का थ्योरी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंटिफिक एरा या क्लासिकल एरा में। तो क्लासिकल एरा में क्या क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल था और ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या हो रहा था? वर्क को साइंटिफिक तरीके से कैटेगराइज करा जा रहा था और उसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा था, ताकि साइंटिफिकली उसके बारे में रिसर्च किया जाए और उसको इफिशिएंटली करा जाए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाई F.W. टेलर, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है। ठीक है, फोकस्ड ऑन फाइंडिंग आउट वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, मतलब उन्होंने किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट वे है वो ढूंढने का तरीका उन्होंने बताया। ही डिवाइडेड अ जॉब इनटू सेट ऑफ टास्क एंड अप्लाइड अ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग ईच टास्क इन अ जॉब। मतलब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जॉब है तो उसको छोटे छोटे पोर्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे और उसका सबसे इफिशियंट मेथड हम निकालेंगे जिससे उस वर्क को करा जा सके। इस तरीके से हम वर्क को करेंगे। ठीक है, आगे क्या है? हिज अप्रोच एम टू मेक वर्क मोर मोटिवेटिंग एंड इफिशियंट वाइल कंपनसेटिंग फेयरली वर्कर्स बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब्स परफॉर्म बाय द वर्कर्स। मतलब इस अप्रोच की वजह से जो भी ह्यूमन वर्क कर रहे होंगे वो मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि जॉब छोटा छोटा टास्क में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको करना काफ़ी आसान हो जाता है और जो पर्सन जितना कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा उसको उतना ही फेयर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनेटरीली भी सपोर्ट हो पा रहा था और कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेजमेंट भी हो रहा था। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी। इसका कुछ की प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। साइंटिफिक अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एवरी जॉब, मतलब किसी भी जॉब को छोटे छोटे टास्क में डेवलप करना और उसको उसका एफिशिएंट वे ढूंढना। ठीक है, यही था इनका थ्योरी। सेकंड है साइंटिफिक अप्रोच टू सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, मतलब सारे चीज़ के लिए हम लोग साइंटिफिक अप्रोच कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे थे। तीसरा है कोऑपरेशन विद द वर्कर्स टू डू वर्क इन द मोस्ट एफिशिएंट वे रेट, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को कोऑपरेट करेगा वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, मतलब वर्कर्स पे ही सारा काम नहीं छोड़ दिया जाएगा, मैनेजमेंट भी वर्क को देखेगी और उस वर्क को इफिशियंटली करने में हेल्प करेगी। यही था साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या है? दिस थ्योरी प्रोपोजेज यूनिवर्सल फंक्शंस दैट मैनेजर्स परफॉर्म एंड प्रिंसिपल्स दैट कंस्टिट्यूट्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या हो रहा था कि किसी भी जॉब का मैनेजमेंट लेवल सही होना चाहिए, ये देखा जा रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले उस जॉब का या वर्क का प्लानिंग हो रहा था, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, मतलब कैसे उस वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो एफिशिएंट वे में हो जाए। फिर उसके बाद कमांड दिया जाता था कैसे उस वर्क को करना है, फिर पूरा लोग कोऑर्डिनेट करते थे, वो पूरे टीम कोऑर्डिनेट करते थे, फिर फाइनली एक जो मैनेजमेंट होती है उसको कंट्रोल करते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक क्या बना हुआ था, लूप बना हुआ था जो कि वर्क को इफिशिएंटली करने में हेल्प कर रहा था। और इसमें कुछ प्रिंसिपल है जो कि क्या क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फेयर रिन्यूमरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन, ऑर्डर, इक्विटी एंड ये सारा था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। बेसिकली इसमें क्या हो रहा था? मैनेजमेंट लेवल पे वर्क को आसान करा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें क्या हो रहा था? वीवर अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। He established that this type of organization has an administration of expertise and discipline. The key features are ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में की फीचर क्या था? प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का डिवीजन हो रहा था। सेकेंड है क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि इसमें अलग अलग लेवल्स थे लोगों के,
लाइक सबसे पहले अगर मैनेजर है तो उसके अंदर में कुछ वर्कर्स होंगे और उसके अंडर में भी कुछ और भी वर्कर्स हो सकते हैं। लाइक अगर ये हेड लेवल पे होंगे तो ये उनके नीचे वाले लेवल पे होंगे। तो इस तरीके से एक हायरार्की मेंटेन था। ठीक है सिस्टम ऑफ रोल्स, मतलब कुछ रोल्स फॉलो किए जाते थे। नेक्स्ट है इम्पर्सनल रिलेशंस बिटवीन पीपल, मतलब ये जो सारे लोग थे इनके बीच में एक रिलेशन कहीं ना कहीं डेवलप कर दिया जाता था। कैसे? लाइक कोई बॉस होगा, कोई उसका सबऑर्डिनेट होगा, कोई उसका वर्कर होगा, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, लोगों के बीच में। नेक्स्ट है प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल। ठीक है, मतलब जिसका स्किल जितना होगा उसका प्रमोशन होना उतना तय है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क था, हायरार्की था, और फिर क्या था? जिसका जितना ज़्यादा स्किल होगा उसका प्रमोशन उतना जल्दी होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाला एरा देख रहे थे, कौन सा एरा देख रहे थे हम लोग? क्लासिकल एरा, है ना। क्लासिकल एरा में क्या हो रहा था? वर्क का डिवीजन हो रहा था कहीं ना कहीं, और हायरार्की बन रहा था मैनेजमेंट में, और इस तरीके से वर्क को एफिशिएंटली करवाया जा रहा था। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो मतलब आगे का। क्लासिकल एरा के बाद कौन सा अप्रोच था, वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स ग्रेटर इम्फेसिस टू ह्यूमन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल रिसोर्स। मतलब कि इस एरा में फिजिकल रिसोर्स से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू करा जा रहा था। इट वॉज डेवलप्ड अराउंड 1930, मतलब ये 1930 के अराउंड डेवलप किया गया। दिस अप्रोच अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब इस अप्रोच में ह्यूमन रिसोर्स के इम्पोर्टेंस को समझा गया मेनली, और इसके दो अलग अलग मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दूसरा है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। बेसिकली ये बिहेवियर वाला अप्रोच है और यहाँ ह्यूमन रिलेशन का अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन के अप्रोच में क्या था कि लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए सबसे ऊपर में कोई हेड होगा, हेड के नीचे मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे अगर एचआर है, और उसके नीचे बहुत सारे वर्कर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच का जो रिलेशन है उस अप्रोच को ध्यान में लाया गया नियो क्लासिकल अप्रोच में। ठीक है, लाइक अगर ये सारा तरीका, अगर फंक्शन ऊपर से ही सही रहेगा, अगर सब लोग कंट्रोल सही से कर रहे होंगे इस लोअर लेवल के पीपल को, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो यही था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स स्पेशल अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब इस अप्रोच में मोर और लेस सेम ही हो रहा है कि इसमें ह्यूमंस या इंडिविजुअल जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके और दूसरे लोगों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको बिल्ड करने के लिए देखा जा रहा है, ताकि अगर लोग का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो लोग सेटिस्फैक्ट्री तरीके से वर्क भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी करेगा। तो ये था नियो क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? इट रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच इंडिकेट्स फर्दर रिफाइनमेंट, एक्सटेंशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल approaches to management. This was developed around 1950. This has basically two basic pillars. मॉडर्न अप्रोच के मेनली दो पिलर्स है, सिस्टम अप्रोच और है कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है? इट इज़ रिलेटिवली नोवेल स्ट्रेटजी दैट वाज क्रिएटेड इन 1960, जो भी नेम लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू a collection of compact connected modules. A system is a collection of related units that functions as a whole. The smaller units are referred as subsystems on their own. It refers to the approach of management which stresses the interrelatedness and interdependence of all activities within an organization. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सब ऑर्डिनेट्स बनाना, मतलब एक बड़ा सा ग्रुप है, इसमें छोटा छोटा यूनिट्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया और वर्क को
डिवाइड करके दिया गया ताकि ये वर्क इफिशिएंटली हो पाए, कम टाइम में अच्छे से परफॉर्म हो पाए। ठीक है, तो ये है सिस्टम अप्रोच। अगला है कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या है कि जो लोग जिस स्किल में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे उन लोग को वही वाला स्किल प्रोवाइड करा जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो ये है कंटीजेंसी अप्रोच। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके डेवलपमेंट को देखे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इस क्वेश्चन में क्या था बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टाइम के साथ कैसे कैसे डेवलप किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने सबसे पहले वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया। ये किस एरा की बात है, ये प्री साइंटिफिक एरा की बात है, प्री साइंटिफिक एरा। ठीक है, साइंटिफिक एरा में क्या हुआ कि वर्क के करने के मेथड को कैसे कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं इस पे ध्यान दिया गया, मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया, और किस चीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न एरा में क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिलेशन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे ध्यान दिया गया। मतलब जो भी पर्सन या फिर जो भी एम्प्लॉई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे वर्क करेंगे, उनका एक दूसरे से इंटरपर्सनल कनेक्शन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन कैसा है, तो इस सब का ख्याल रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेवलप किया टाइम के साथ।